हेलो एवरीवन। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला बच्चों सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल यही पे बनाने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में सच में 85% से ज़्यादा लाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नीचे अपना नाम ज़रूर लिख देना कॉमेंट सेक्शन में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास पेपर है, क्वेश्चन भी है और विथ आंसर से डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अशोक का जो रुमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया था। उसने यहाँ अर्चना की क्योंकि यह शाक्य मुनि की पावन जन्म स्थली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर का जंतर मंतर क्या है? तो जयपुर का जंतर मंतर है वेश वेदशाला। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में निर्मित निश्चित स्मारक उपकरणों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा संरक्षित सेट है। उनमें से कुछ अपनी श्रेणियों में निर्मित अब तक के सबसे बड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप बताइए। तो लोकतंत्र के दो रूप क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जब प्रभुता सत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण और कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर उस पर नियंत्रण करती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जब प्रभु सत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभु सत्तावान का प्रयोग न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमें बताना है इंटरनेट के कोई दो लाभ। ठीक है, इंटरनेट के दो लाभ बताने। तो इंटरनेट के दो लाभ क्या है बच्चों? दो बोला मैंने, कितने सारे लिख दिए देखो। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, ये हमारे समय परिश्रम की बचत करता है। सभी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण ज्ञान इंटरनेट पर उपलब्ध है। आविष्कार व खोज में सहायक है। ऑनलाइन रोजगार प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के डिजिटल सेवाएं हमें देता है, जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय को उन सभी सेवाओं और वस्तुओं के कुल मौद्रिक मूल्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो एक समय के दौरान एक राष्ट्र द्वारा उत्पादित की जाती है। दूसरे शब्दों में यह उत्पादन वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी कारक आय का योग है। राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक गतिविधि के संकेतक के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि बताइए। तो भारत में एक वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो गतिविधियां आती हैं वो अर्थव्यवस्था का है। प्राथमिक क्षेत्र में जो गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन भी शामिल है। इसके विपरीत द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है और तृतीयक सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, लगे हाथ वो भी हमने बता दिया। सामान्य कीमत स्तर से क्या तात्पर्य है? तो सामान्य कीमत स्तर एक अर्थव्यवस्था या मौद्रिक संघ में एक निश्चित अंतराल के दौरान कुछ आधार सेट के सापेक्ष सामान्यीकृत वस्तुओं और सेवाओं के कुछ सेट के लिए समग्र कीमतों का एक काल्पनिक माप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी या बेकारी किसी काम करने के लिए योग्य उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें उसकी ना तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और ना ही अपने ही किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती है। ठीक है, इसे कहा जाता है बेरोजगारी। अगले प्रश्न में आते हैं। भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो भारत में पहली बार गरीबी मापन का प्रयास योजना आयोग 1962 में किया गया था। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न में। कह रहे हैं एक जागरूक नागरिक के रूप में आप उच्च न्यायालय की किन कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करते हैं? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखो, जब आप उच्च न्यायालय के लिए जागरूक नागरिक के रूप में
बनते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है देश में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की। उच्च न्यायालय को संवैधानिक मूल्यों और स्वतंत्रताओं को रक्षा करने के लिए निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, वाद विवाद के समाधान की स्वतंत्रता। संवैधानिक संघर्षों के समाधान में न्यायालयों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है। न्याय के उच्चतम मानकों की सुरक्षा। न्यायालय को संवैधानिक मूल्यों और उच्चतम न्यायिक मानकों को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। न्याय पहुंच की सुविधा। उच्च न्यायालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि संवैधानिक अधिकार की उपलब्धता सुनिश्चित हो और न्याय की सुविधा सभी के लिए उपलब्ध हो। ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। टांका क्या है? उस योजना का नाम लिखिए जिसके अंतर्गत टांकों का निर्माण किया गया। ठीक है। तो टांका एक बड़े पानी के भंडार को दर्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक अवधारणा है। टांके को आमतौर पर जल संचयन के उद्देश्य से निर्मित होते हैं और उन्हें नदियों, झीलों, बारिश व अन्य स्रोतों से जल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में एक प्रसिद्ध टांका निर्माण योजना जल जीवन हरियाली योजना। इस योजना के तहत टांकों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन के लिए किया जाता है। यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचय की समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक फसलें क्या हैं? व्यावसायिक फसलों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो देखो, व्यावसायिक फैसले व्यापार या व्यवसाय से संबंधित फैसलों को दर्शाता है। इन फैसलों में व्यवसाय के लाभ और हानि का विश्लेषण कर व्यवसाय के संचालन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। व्यावसायिक फैसलों के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी, वित्तीय और विपणन सूत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे नई उत्पाद के लिए विकास के संदर्भ में निर्णय लेना, नए बाजारों में व्यापार करने के लिए संभावनाओं की जांच करना, किसी नए उत्पाद की विपणन रणनीति के लिए निर्णय लेना, किसी उत्पाद की विनिमय मूल्य निर्धारण करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज किसे कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। देखो, धात्विक खनिज कई प्रकार के होते हैं। ये खनिज धातु से बने होते हैं जो धातु मिश्रणों खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य प्रकार के निम्नलिखित हैं, जैसे आयरन खनिज। ये खनिज हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, लिमोनाइट, ये सब होते हैं। इनमें से अधिकतर खनिज लोहे के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। कॉपर खनिज, ये खनिज चॉल्कोपाइट, बोरनाइट, कीरोसाइट आदि शामिल है। इनसे अधिकतर खनिज कॉपर के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। जस्ता खनिज, ये खनिज निकेल, फेरोनिकल, कोबाल्ट, एंटीमनी आदि शामिल है इनमें। इनसे अधिकतर खनिज जस्ते के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले 2 प्रभाव बताइए। तो भारत में औद्योगिक प्रदूषण कई तरह से समाज, पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर दोषग्रस्त प्रभाव डालता है। ठीक है। कुछ निम्न है स्वास्थ्य प्रभाव। औद्योगिक प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इससे फेफड़ों और हृदय के रोगों जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और प्रदूषित जल और खाद्य भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। पर्यावरण का प्रभाव है, अधिकतम उपयोग और निरंतर ढंग से इस्तेमाल करने से प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे वायु, जल, माटी के अनेक प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। इससे प्राकृतिक संतुलन और परिस्थितियों का संतुलन भ्रष्ट होता है। इससे जीव जंतुओं, पौधों की प्रजातियों का नाश होता है और वन और जंगलों के विस्तार में कमी आती है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर से आप क्या समझते हो? देखो, जन्म दर और मृत्यु दर 2 विभिन्न तथ्य हैं जो जनसंख्या की वृद्धि और घटने की दिशा को बताते हैं। जन्म दर संख्यात्मक रूप से एक क्षेत्र में प्रति 1000 लोगों के जन्मों की संख्या होती है। इसे प्रति 1000 जन्मों की संख्या, क्रूड बर्थ रेट के नाम से भी जाना जाता है। जन्म दर एक समय अवधि में जन्मों की संख्या को प्रति 1000 लोगों की संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। मृत्यु दर संख्यात्मक रूप से एक क्षेत्र में प्रति 1000 लोगों की मृत्यु की संख्या होती है। इसे प्रति 1000 मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु दर एक समय अवधि में मृत्यु की संख्या को प्रति 1000 लोगों की संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में पाइपलाइन परिवहन की व्याख्या कीजिए।
तो पाइपलाइन परिवहन भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है जो विभिन्न धातुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, गैस, पानी और अन्य तरल पदार्थों को आवश्यक स्थानों तक पहुंचाता है। भारत में पाइपलाइन परिवहन का उपयोग तेल, गैस, पानी और अन्य तरल पदार्थों को विभिन्न स्थानों से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन के लाभों में से एक यह है कि यह निरंतर होता है और वाहनों के साथ तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से नए क्षेत्रों में उत्पादन करने वाले औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पादों को संचालित किया जाता है। इसके अलावा इससे कम लागत होती है और स्थानों के बीच बिना रुकावट के तत्काल प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। सड़क पर पैदल चलते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे? तो सड़क पर पैदल चलते समय महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। कुछ बातें निम्नलिखित हैं। सड़क के दोनों ओर देखेंगे। ठीक है, सड़क पर पैदल चलते समय सड़क के दोनों ओर देखते रहें। इससे आप आसपास के वाहनों और लोगों में बराबर सजग रहेंगे और अनुचित हादसों से बच सकेंगे। सड़क का अंदाज़ा लगाएं। सड़क पर चलते समय सड़क का अंदाज़ा लगाते रहें और सावधान रहें। इससे आप दूसरों के वाहनों और लोगों को आसानी से अपने आसपास से गुजरने दे सकेंगे। सड़क के अंदर ही रहें। सड़क पर पैदल चलते समय सड़क के अंदर ही रहें और साइड वॉक का उपयोग करें। सड़क के मध्य में ना चलें। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य अपने क्षेत्र में ठोस कचरे का संग्रह, विशेष रूप से संग्रह, प्रबंधन, निस्तारण और उसे नकारात्मक प्रभाव से बचाना होता है। ठोस कचरे का संग्रह, प्रबंधन, निस्तारण और उसे नकारात्मक प्रभाव से बचाना कुछ आवश्यक चरणों से होता है, जैसे कि ठोस कचरे का संग्रह, ठोस कचरे की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके उसे प्रबंध, ठोस कचरे की सफाई और इसे सही ढंग से निस्तारण करना। अगले प्रश्न में अगर आ जाते हैं, अगर हमीरदीप चौहान के स्थान पर आप होते तो अलाउद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति क्या अपनाते और क्यों? देखो, हमीरदीप में क्रोध के मुद्दे थे। वह दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखे बिना उग्र रूप से निर्णय लेगा, इसलिए मैं निर्णय लेते समय शांत रहने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमीरदीप ने अपने मंत्री धर्म सिंह पर बहुत भरोसा किया। उन्होंने हर मामले में उनकी सलाह ली और उस पर आंख मूंद कर काम किया। मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये सभी प्रश्न मैंने उत्तर लिख रखे हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करोगे मेरे नंबर पर तो मैं इनके आंसर्स भी दे दूंगा। इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मेजनी का योगदान क्या था बच्चों? देखो, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिंडमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने से, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय होगी और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है। कह रहे हैं, आपके मतानुसार सामाजिक लोकतंत्र के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? स्पष्ट कीजिए। तो मेरे हिसाब से स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों की आवाज़ सुनी जा सकती है। यह मीडिया भ्रष्टाचार और अन्य विषयों से समाज को सतर्क रखते हुए लोकतंत्र को बलवान बनाने में मदद करता है। आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। आजकल सब तो बिके रहते हैं पैसों से। चुनावी प्रक्रिया, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सामाजिक लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। चुनावी प्रक्रिया से जनता को उनके नेताओं को चुनने का मौका मिलता है और समाज के अलग अलग वर्गों की आवाज़ सुनी जाती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था होती है जो विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों को न्याय देने की जिम्मेदारी निभाती है। न्यायपालिका सामाजिक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे व्यक्तियों और संगठनों के बीच समान न्याय का पालन होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है।
इस कथन के पक्ष में कोई 4 के उत्तर दीजिए। देखिए, पहला तर्क है भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार विकास के संकेत हैं। भारत में नए उद्योगों की स्थापना एवं विदेशी निवेश की वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी एवं मध्यम वर्ग की बढ़ती मांग ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। या फिर वैश्वीकरण से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को बताइए। तो पहला क्या है? देखो, वैश्वीकरण दुनिया भर में व्यापक रूप से होता हुआ एक नई तकनीकी युग की शुरुआत है। इसके मुख्य लाभ क्या हैं बच्चों? वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच व्यापार और वित्तीय संबंधों को बढ़ावा देता है। इससे विभिन्न देशों में नौकरियों का निर्माण होता है। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती विदेशी निवेश से देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है। इससे विभिन्न देशों में तकनीकी और वैज्ञानिक विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के किन्हीं 3 कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, मुद्रा एक माध्यम होता है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए किया जाता है। इसे भी मुद्रास्फीति, मुद्रा रूप या मुद्रा प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा के 3 कार्य क्या हैं? मुद्रा का माध्यम वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्राओं की मात्रा नियंत्रित करने के लिए भी मुद्रा एक उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा राजकोष की आरक्षा बढ़ाने वाले उपकरणों के रूप में मुद्रा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण सुझाइए। 4 कारण है। पहला कारण क्या है? वस्तुओं सेवाओं की कमी हो सकती है जो उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा कारण, अधिक उत्पादन के कारण विपणियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ना भी हो सकता है। तीसरा, कुछ व्यापारी उत्पादों को बेहतर बनाने के बजाय उन्हें कम गुणवत्ता वाले उत्पादों के रूप में बेच सकते हैं। चौथा, बाजारों के नियंत्रण नहीं होना हो सकता, जिससे कुछ व्यापारी अनुचित तरीके से मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के स्वतंत्र स्वावलंबन की जंग शुरू की थी और उन्होंने भारतीयों के स्वाभिमान को जागृत किया। उनके द्वारा स्थापित नारोद मूवमेंट ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। दूसरी ओर विनायक दामोदर सावरकर भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम स्वर्णिम युग के महानायक थे। उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति एकता और स्वदेशी आंदोलन के लिए संघ की स्थापना की थी। वे भारत के एकीकरण के लिए सदैव सक्रिय रहे। दोनों ही व्यक्तित्व भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों में से एक थे। टिप्पणी लिखनी है, संथाल विद्रोह क्या था, ठीक है ना, फिर जलियांवाला हत्याकांड क्या था, साइमन कमीशन क्या था, इन पर टिप्पणी लिख ली है। तो देखो टिप्पणी, संथाल विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था जो 1855 से 1856 तक झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला था। इस विद्रोह में संथाल आदिवासी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उठे थे जो उनकी ज़मीनों को कब्जा कर रही थी। इस विद्रोह में संथाल लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वे नकदी क्रय और उनके प्रभाव के बढ़ते हुए आदिवासी लोगों को अपने कार्य में शामिल करने के लिए उन्हें आह्वानित करते थे। यह उन आदिवासी लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ एक सामूहिक विरोध था। नेक्स्ट, जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी, जिससे अनेक निर्दोष निहत्थे लोग मारे गए। अंग्रेजों की गोली से बचने के लिए अनेक लोग उसी बाग में मुझे कुएं में कूद गए। इसके कारण भी अनेक लोग उस कुख्यात घटना के दौरान मारे गए थे। यह घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटेन की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। इस आयोग का कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और तदनुरूप सुझाव देना था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में इसका विरोध इसलिए किया गया, इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया
पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, संसद के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। देखिए, भारतीय संसद भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल अंग है। ये दो भागों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है। संसद का मुख्य कार्य विधेयकों को पारित करना होता है जो देश की संसदीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद की शक्तियों में वित्तीय शक्ति, कार्यकारी शक्ति, नियोजन शक्ति शामिल होती है। संसद की विधायिका बजट, संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रीय नीतियों और देश के संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं करना शामिल है। या फिर राष्ट्रपति की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों का वर्णन करना। भारतीय संविधान अनुसार राष्ट्रपति देश के महत्वपूर्ण नायक हैं जो कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का प्रभार रखते हैं। उनकी कार्यपालिका शक्तियों में नामांकन के अधिकार, संवैधानिक वेतन, केंद्र और राज्य सरकारों की सलाह देने का अधिकार, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों का नामांकन करने का अधिकार शामिल है। उनकी विधायी शक्तियों में विधेयकों को समझौते करने और संविधान संशोधन को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार शामिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए या फिर उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र और शक्तियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र क्या है? भारत में उच्च न्यायालय संविधान की रक्षा एवं उसे बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका कार्य क्षेत्र न्याय प्रशासन, विधि विश्लेषण से संबंधित मामलों की सुनवाई और निर्णय लेना होता है। यह भारत की न्याय प्रणाली का सबसे ऊंचा न्यायिक अधिकारी है जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। इसमें संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्याय प्रणाली की सुनवाई और निर्णय लेना, संविधान में दी गई अधिकारों के विरोध में होने वाले पर जांच करना आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब आपको मानचित्र में, इस मानचित्र में आपको खेतड़ी, दिल्ली, जमशेदपुर, पारादीप, हीराकुंड परियोजना दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है खेतड़ी। यहाँ पर आपका खेतड़ी है भारत के मानचित्र में। दिल्ली आपकी ये है। ठीक है, ये आपकी दिल्ली है। जमशेदपुर आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद पारादीप, यहाँ पर है आपका पारादीप, और आपका जो हीराकुंड परियोजना है वो यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन विद आंसर्स आपको करा दिए। बाकी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, और भी वीडियो आने वाली है। अगर सच में आपको टॉपर बनना है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं हमें।